हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हमारा टॉपिक है कि सीएनसी ऑपरेटर सेटर प्रोग्रामर का रिज्यूम कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारा नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देना है, नाम देना है, जो भी हमारा नाम है, और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया, और ईमेल आईडी। अगर हमारी कोई आईडी है तो हम यहाँ पे दे दें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस दे देंगे, जो भी हमारा एड्रेस है वो हमने दे दिया। इसको देने के बाद हमारा यहाँ तक काम हो गया। हम देंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूरी है। उसके लिए आप दे देंगे जैसे सुटेबल, एज पर सुटेबिलिटी। आप मान लो आप ऑपरेटर हैं तो आप लिखेंगे सीएनसी ऑपरेटर, सेटर और प्रोग्रामर। अब आप कहेंगे कि ये तीनों नाम कैसे, मैं बता देता हूं कि अगर आप बढ़िया मशीन चला लेते हो सीएनसी और सेटिंग भी बढ़िया कर लेते हो तो आपकी पोस्ट जो आएगी सीएनसी ऑपरेटर आएगी। ये ध्यान रखना, सीएनसी ऑपरेटर पोस्ट आती है। सीएनसी ऑपरेटर की दो चीजें उसके लिए जरूरी हैं, ऑपरेट करना आना चाहिए मशीन को, साथ ही साथ उसे सेटिंग भी आनी चाहिए, तब वो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करता है। अगर आपको सेटिंग आती है और प्रोग्रामिंग भी आती है तब आप सेटर के लिए अप्लाई करते हैं। सेटर के लिए हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें सेटिंग भी आती हो और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती हो तब। और फाइनल प्रोग्रामर के लिए हम तब अप्लाई करते हैं जब हम इस पर प्रैक्टिस करें। सेटर प्रोग्रामर के साथ प्रैक्टिस 1 साल 6 महीने तक प्रैक्टिस, 6 मंथ्स मिनिमम प्रैक्टिस कर लें, तब हम फाइनली सीएनसी प्रोग्रामर के लिए हम जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि सीएनसी ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पे लिखना है ऑपरेटर के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। सीएनसी ऑपरेटिंग का नॉलेज प्लस सीएनसी सेटिंग, ऑपरेटिंग प्लस सेटिंग। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीएनसी सेटर पे तो आपको सीएनसी सेटिंग प्लस सीएनसी प्रोग्रामिंग, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीएनसी प्रोग्रामर के लिए तो इसमें जो हमारा सीएनसी सेटर का जो जॉब रोल है प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, तब आप एग्जैक्ट प्रोग्रामर पर जाएंगे। तो सीएनसी सेटर प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। सीएनसी सेटर पे अगर आप 1 साल तक काम कर लेते हैं या मिनिमम 6 मंथ कर लेते हैं, 6 मंथ लिख देता हूं, 6 मंथ एक्सपीरियंस। अगर आप सीएनसी सेटर पे 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है कम से कम तो आप प्रोग्रामर पे अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। कंपनी ने आपको सेटर ले लिया, ध्यान देना, और आप सेटर ही सेटर रहे तो सेटर पूरे दिन करेगा क्या काम करेगा, कुछ नहीं। सेटिंग करके खाली थोड़ी कंपनी रखेगी, नहीं, उसे पूरे टाइम काम करना है। और खाली सेटिंग से वो पूरे टाइम नहीं करेगा, फिर उसको हम एज ए ऑपरेटर यूज करेंगे। फिर कंपनी क्या करती है, उसको ऑपरेटर की तरह यूज करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम है और कंपनी चाहती है कि भाई ये काम तो करे, पूरे 8 आवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। तो इसीलिए उस कैंडिडेट को मशीन चलाने के लिए देगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है साथ में तो प्रोग्रामिंग आती है
तो प्रोग्रामिंग आने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप सेटर और प्रोग्रामर दोनों का रोल निभाएंगे। जब साल कम से कम 6 महीने 6 मंथ्स मिनिमम, ये मिनिमम है, इससे ऊपर डिपेंड करता है कि आप और 4 महीने 6 महीने लगाते हो। एक प्रोग्रामर की तरह भी आप जानते हो, तो आपका जो ड्यूटी आवर्स हैं, 8 आवर्स की जो ड्यूटी है, 8 आवर्स 12 आवर्स जो भी ड्यूटी आवर्स हैं, वो पूरे आवर्स का कंपनी चाहती है कि ये बिजी रहे। और आपको पूरे आवर्स में बिजी रखने के लिए आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए। अगर आप नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते हैं तो सीधा ऑप्शन ऑपरेटिंग का है। बोलो पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। ये कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, समझ में आया ना? हाँ। अब तीसरा आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा आपने बड़ा रोल नहीं करना है, खाली क्वालिफिकेशन में एकेडमिक और टेक्निकल। तो एकेडमिक में जितना भी एकेडमिक में जितना भी आपको आता है, और टेक्निकल में सीधा लिख दिया। जैसे आप पॉलीटेक्निक है, ITI हैं, तो टेक्निकल में आप ITI हो सकते हैं, पॉलीटेक्निक हो सकते हैं, डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, तो आप उसे डिप्लोमा भी लिख सकते हैं, डिप्लोमा या बीटेक। डिप्लोमा DIPLOMA, डिप्लोमा, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, इनमें से आप कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप टेक्निकल माने जाएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो इसे एकेडमिक की जगह एजुकेशनल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्यों लिख देंगे? क्योंकि आप 10th, एजुकेशनल में क्या क्या आ जाएगा आपका? 10th, 12th, BA, BSc, MA, MSc इत्यादि। BCom भी आ जाएगा, है ना? अगर आप BCom हैं, ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो हमारी क्वालिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही आएगी और टेक्निकल में आएगी। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, इसको आप छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव आता है, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप लिखें ना लिखें उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं है। कैरियर ऑब्जेक्टिव कोई इतना खास देखता नहीं है उसको। क्यों? कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं देखता, वो देखता है क्वालिफिकेशन क्या है, उसके की पॉइंट क्या होते हैं कि कितना नॉलेज है, अनुभव कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो इंटरव्यू में वो 3 चीज़ देखना चाहता है। पहला चीज़ देखना चाहता है क्वालिफिकेशन, दूसरा चाहता है नॉलेज, और तीसरा चाहता है एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ उसको चाहिए जो हाईलाइटेड होनी चाहिए रिज्यूम में। क्वालिफिकेशन, नॉलेज, जिसमें से सबसे पहले मायने करता है नॉलेज, नंबर 2 पे मायने करता है एक्सपीरियंस, और नंबर 3 पे क्वालिफिकेशन। तो मैंने नंबर 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पे ले ली। अब बात आती है नॉलेज और एक्सपीरियंस की, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर्म लिख दिया, क्वालिफिकेशन लिख दी, एक हो गया। अब आता है हमारा 2 चीज़। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि आपको नॉलेज क्या क्या है। इसको तो हम यही रखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा है तो ये तो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमें नॉलेज क्या है। तो नॉलेज के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रेनिंग एंड स्किल। ट्रेनिंग एंड स्किल पहले लेंगे, ट्रेनिंग एंड स्किल। तो आपने जो भी ट्रेनिंग ली है, जैसे 1 महीने 2 महीने ट्रेनिंग ली, तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी है, फिर आप लिखेंगे मंथ्स, आगे लिखेंगे ट्रेनिंग फ्रॉम
कृष्णा ऑटोमेशन, कृष्णा ऑटोमेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे गोपाल सर, जैसे हमारे यहाँ से लिए तो आप लिखेंगे गोपाल सर, ठीक है। इतने मंथ्स ट्रेनिंग फ्रॉम कृष्णा ऑटोमेशन गोपाल सर, और गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ये आपने लिख दिया। तो ये यहाँ पे जो मंथ्स, यहाँ पे जो भी 1 महीना 2 महीना जो ट्रेनिंग आपने ली वो ट्रेनिंग आप लिख देंगे और नाम लिख देंगे। अब इसमें कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट्स क्या होंगे ट्रेनिंग में? तो ट्रेनिंग में कंटेंट्स होंगे पार्ट ए, उसे ABCD में बांट दो। MSc ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में आपको जो भी आता है, ऑपरेटिंग में आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, वो पूरा क्राइटेरिया। ऑपरेटिंग के क्राइटेरिया में क्या आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा स्टार्ट करना, क्या आएगा? हाउ टू स्टार्ट। दूसरा आएगा स्टार्ट करना आपने सीखना है, बटन दबाना है। इमरजेंसी स्टॉप का रोल क्या है? दूसरा चक प्रेशर, चक प्रेशर है ना, चक का प्रेशर कितना होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटर के लिए जरूरी है। तीसरा क्या है कि हमारा 5S का नॉलेज हमको होना चाहिए, है ना, 5S जरूरी है, 5S की नॉलेज ऑपरेटर के लिए मस्ट है। और चौथा है इंस्ट्रक्शन शीट, इंस्ट्रक्शन शीट, इंस्ट्रक्शन शीट मशीन पर दी होती है कि आपकी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन शीट की नॉलेज ज़रूरी है। जो भी इंस्ट्रक्शन शीट आपकी मशीन पर दी जाएगी वो सीट को आपने पूरा फॉलो करना है, वो जितने भी उसके पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और अगला आता है सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ्टी भी ज़रूरी है। सेफ्टी की नॉलेज, कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत इमरजेंसी प्रेस कर दो, और ये ज़रूरी होता है। तो एक ऑपरेटर, ऑपरेटिंग में क्या है, ऑपरेटर के लिए स्टार्ट करना आपको आना चाहिए, चक प्रेशर कितना होना चाहिए, चक प्रेशर की रेंज आपको पता होनी चाहिए, 5S, इंस्ट्रक्शन शीट, सेफ्टी, और इतना सब आपको आना चाहिए। साथ ही साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें वर्नियर, माइक्रोमीटर, बोर गेज और हाइट गेज, ठीक है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आपको फायदा है। इसके साथ साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए टॉलरेंस की। अगर आपको टॉलरेंस की नॉलेज है तो टॉलरेंस भी आप इसमें मेंशन कर देंगे कि भाई टॉलरेंस का हमको पता है, ये टॉलरेंस के बारे में हमको पता है। तो ये ऑपरेटिंग वाला पार्ट है, पार्ट ए। ऑपरेटिंग में टॉलरेंस इसलिए कि क्योंकि पीस आप बना रहे हैं, तो पीस आप बना रहे हैं तो एक ऑपरेटर के लिए टॉलरेंस की जानकारी जरूरी है कि आपका पीस जो बना, आपने मेज़र किया, क्या वो टॉलरेंस के अंदर है या नहीं है, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो टॉलरेंस के साथ साथ हमारा जो ऑफसेट है, कौन सा, बियर, कम से कम बियर ऑफसेट की नॉलेज होना जरूरी है। तो बियर ऑफसेट और ज्योमेट्री ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट, बियर वर्क ऑफसेट और वर्क शिफ्ट, वर्क शिफ्ट ऑफसेट, ठीक है। तो वर्क शिफ्ट, वर्क ऑफसेट, वर्क शिफ्ट ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, इन सभी ऑफसेट की जानकारी जरूरी है एक ऑपरेटिंग के लिए। अगर आप एक ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो इतना नॉलेज अगर आपके पास है तो ऑपरेटिंग क्राइटेरिया में आप इसमें आप इतना क्राइटेरिया आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि पीस आप बनाएंगे, पीस बनाएंगे टॉलरेंस में बना कि नहीं बना, फिर ऑफसेट लेना, साइज को मेंटेन करना, इतना सब आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है टूल्स, टूल्स की जानकारी, काय की जानकारी, टूल,
टूल इंसर्ट्स और टूल होल्डर्स। टूल इंसर्ट्स नॉमेनक्लेचर और होल्डर्स नॉमेनक्लेचर। ये हमको आना चाहिए, इंसर्ट का ज्ञान होना चाहिए एंड होल्डर्स का ज्ञान भी हमको होना चाहिए कि भाई इंसर्ट और होल्डर की ज्ञान। और कटिंग ऑयल जो भी आपका कूलेंट यूज होता है, कूलेंट है ना, इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी हमको होंगी तभी हम ऑपरेटिंग के लिए सुइटेबल हैं। ठीक है। दूसरा आता है सेटर और सेटिंग पार्ट बी सेटिंग। बी पार्ट आता है सेटिंग। सेटिंग का मतलब एक सेटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है जॉज सेटिंग और जॉज कटिंग। मतलब जॉज को खोलना, जॉज को सेट करना, यह आना चाहिए। चक ग्रीसिंग, चक होता है ना, चक को ग्रीसिंग कैसे की जाती है वो आपको आना चाहिए। तीसरा है चक का रनआउट कैसे चेक करते हैं, चक रनआउट कैसे निकालते हैं। और एक्स एक्सिस अलाइनमेंट, जेड एक्सिस अलाइनमेंट और एक्स एक्सिस का रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी आपको आनी चाहिए। रिपीटेबिलिटी एरर है तो नहीं, रिपीटेबिलिटी एरर। और आपको जीडीएनटी की नॉलेज यहाँ ज़रूरी है सेटर के लिए। और जीडीएनटी के साथ आपको सरफेस रफनेस और फीड डेप्थ ऑफ कट, फीड कटिंग स्पीड आरपीएम है ना, फीड कटिंग स्पीड आरपीएम, डेप्थ ऑफ कट, ये सब नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। तो सेटर के लिए जॉ सेटिंग, चक को ग्रीस करना, चक रनआउट चेक करना, एक्स एक्सिस अलाइनमेंट, जेड एक्सिस अलाइनमेंट, रिपीटेबिलिटी, जीडीएनटी, सरफेस रफनेस, फीड कटिंग स्पीड आरपीएम, डेप्थ ऑफ कट, ये सब आपको सेटिंग वाले पार्ट में आनी चाहिए। इतना सब आपको आता है, पार्ट ए और बी दोनों आता है तो आप एक सेटर हैं। ए और बी दोनों आएगा तो ऑपरेटर कम सेटर, तो आपका जो नाम आएगा ए प्लस बी में ऑपरेटर कम सेटर, ऑपरेटर कंबाइंड में सेटर। तो ये इस तरीके से एक सेटर को इतना रिक्वायरमेंट, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट जरूरी है। ठीक है। जॉज को खोलना, बांधना, कट लगाना, चक का ग्रीस करना, चक का रनआउट चेक करना, ये सब आपको आएगा तो आप एक सेटर के लेवल से कंसिडरेशन हो गए, जिसमें 2D एंड 3D ड्राइंग। 2D 3D ड्राइंग क्या होती है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, इतना ज्ञान सेटर के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग। टूलिंग तो इसमें आ गया ना, इंसर्ट की जानकारी और वो सब, ये सब इसमें सेटर में आ जाता है, सेटिंग टूलिंग हो। सी प्रोग्रामिंग में हमको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। देखो जो नॉलेज है हम रिज्यूम में लिखेंगे नहीं तो अगले को क्या पता रहेगा कि हमको आता क्या है। तो मैंने इसलिए ट्रेनिंग एंड स्किल एंड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड, कोई ट्रेनिंग ली हमने, ट्रेनिंग और नॉलेज, स्किल की जगह आप नॉलेज लिख सकते हो, ट्रेनिंग एंड नॉलेज आप ये लिख सकते हैं। तो ये नॉलेज में आएगा। तो ट्रेनिंग एंड स्किल में आपने ट्रेनिंग ली सेंटर से, नॉलेज क्या क्या है आपको वो आपने करना है। या फिर ट्रेनिंग एंड स्किल में आप ये लेंगे ऊपर जो लिखा था वो, और नॉलेज में ये ले लो फिर।
ट्रेनिंग एंड स्किल में तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया भाई आपने, यहाँ से ट्रेनिंग ली इतने महीने की, और नॉलेज में ये चलेगा। तो पार्ट, चौथा पार्ट क्या हो गया, नॉलेज। तो ये काय में आ जाएगा, नॉलेज। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉलेज की। तो नॉलेज में भाई ट्रेनिंग तो हमने सीएनसी ऑपरेटर सेटर प्रोग्रामर की ट्रेनिंग ले ली, लेकिन नॉलेज में क्या क्या है, ऑपरेटिंग में क्या क्या नॉलेज है, सेटिंग में क्या क्या है, और प्रोग्रामिंग में क्या क्या है। तो प्रोग्रामिंग में हमारी जो नॉलेज है, नॉलेज क्या क्या मायने करती है प्रोग्रामिंग में। नंबर 1, टेपर प्रोग्रामिंग, किसी भी तरह का टेपर है उसकी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। रेडियस, टेपर प्रोग्रामिंग एंड चैम्फर प्रोग्रामिंग, टेपर और चैम्फर हमको आना चाहिए। रेडियस प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग में जी कोड्स, एम कोड्स और थ्रेडिंग, एम कोड, एस कोड और टी कोड, ये इसमें आते हैं, एमएसटी एक में आते हैं ना। थ्रेड प्रोग्रामिंग ये हमको आनी चाहिए, जितना भी थ्रेडिंग में रिलेटेड है, जितना भी है सब आना चाहिए। और ग्रूविंग और ड्रिलिंग, ये मेन है, ये सब हमको आना चाहिए। तो ये है टैपिंग, क्या कह रहे हो, हाँ, इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिंबल्स, इंडस्ट्रियल ड्राइंग की नॉलेज यहाँ पे चाहिए पक्का। ड्राइंग के आधार पे सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशन, ड्राइंग आपको नहीं आती है तो सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ड्राइंग की स्टडी यहाँ पे ज़रूरी है। तो इतने पॉइंट्स, एम कोड्स, जी कोड्स, जितने भी जी कोड हैं उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो है पार्ट सी प्रोग्रामिंग का है। टूलिंग मैंने वहाँ ले लिया, टूल का मटेरियल, जॉज वर्क पीस मटेरियल, और नंबर जो है प्रोग्रामिंग क्लियर हो गया। प्रोग्रामिंग के बाद हमारा जो प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में, तो ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामिंग, 3 चीज़ हुई। ऑपरेटिंग में क्या क्या नॉलेज है, सेटिंग में क्या है, और प्रोग्रामिंग में। तो पहले ट्रेनिंग एंड स्किल में डाल देना है, इतने महीने की ट्रेनिंग यहाँ से ली, फिर नॉलेज वाला पार्ट रहेगा। तो कितने पार्ट हो गए, अलग अलग है ना, ट्रेनिंग स्किल अलग, क्वालिफिकेशन, पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग स्किल और नॉलेज। यहाँ पे नंबर 1 पोस्ट अप्लाइड फॉर, यही था ना, पोस्ट अप्लाइड फॉर। नंबर 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर, इसमें एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन हम डाल देंगे, क्या है हमारी। नंबर 3 में ट्रेनिंग एंड स्किल्स, इसमें कहाँ से ट्रेनिंग ली है वो हम। नंबर 4 में नॉलेज में ये आएंगे 3 पार्ट थे ना, ए में था ऑपरेटिंग, बी में और सी में। तो सीएनसी ऑपरेटिंग में इतनी नॉलेज है, सीएनसी सेटिंग में इतनी नॉलेज है, और सीएनसी प्रोग्रामिंग में इतनी नॉलेज। ठीक है, नॉलेज हो गया, उनके कंटेंट आ जाएंगे। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो लिखो, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, वर्क एक्सपीरियंस, आपने कितने महीने काम किया है, कौन सी कंपनी में किया है। ड्यूरेशन, इसमें क्या आएगा, ड्यूरेशन, और दूसरा कंपनी नेम, और आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था। ड्यूरेशन, कंपनी नेम, और इसके साथ नेचर ऑफ जॉब, आपका क्या करते थे आप वहाँ पे, वो 3 चीज़ वर्क एक्सपीरियंस में आपने दिखाना, अगर है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना आप रखें। तो उससे क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे
तो इन पॉइंटों में से ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंटों को क्या कर दिया, केंद्रित कर दिया। इंटरव्यू रिज्यूम देने का मतलब है कि आपने सामने वाले को यह कर दिया कि आप इसमें से पूछे, वो देखेगा तुरंत पूछेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आएगा। हमारे पास ऑलरेडी वैकेंसीज हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी वीडियो को देखें और अपने रिज्यूम्स को अपडेट करके मुझे सबमिट करें, जिससे मैं फिर आगे उसी तरह से फॉरवर्ड करूँगा। तो हमारे जो कोर्सेस हैं, CNC BNC प्रोग्रामिंग वाला कोर्स है, फीस ज़्यादा नहीं है, 4000 रुपये में CNC BNC प्रोग्रामिंग है, जिसमें इंडस्ट्रियल ड्राइंग GD&T सरफेस रेफरेंस करेंगे, 1000 और देना है। कैड कैम अभी फ्री चल रहा है, डेल कैम ऑटोकैड कोई चार्ज नहीं है। PLC ऑटोमेशन का कोर्स है, उसकी भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 5000 है लगभग, जिसमें PLC BFD सर्वो स्टेपर HMI SCADA ये सब इसमें आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको समझें, और अगर नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो इमीडिएट ज्वाइन करें, जिससे आपकी ग्रोथ हो। थैंक यू वेरी मच।